इंडियन मेडिकल काउंसिल अमेंडमेंट बिल 2013 को स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यसभा में पेश कर दिया। इस बिल के जरिए आईएमसी में कई तरह के बदलाव प्रस्तावित हैं। खासकर सरकार को एमसीआई के कामों में दखल का अधिकार होगा और यहां तक कि संस्था के अध्यक्ष उपाध्यक्ष तक को हटाया जा सकेगा अगर उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि एमसीआई के भ्रष्टाचार में लिप्त होने की घटनाओं के बाद सरकार ने जो कदम उठाया है उससे मेडिकल के पेशे की तस्वीर बेहतर होगी या फिर सरकारी दखल ही बढ़ेगा। सवाल तो यह भी है कि सबका इलाज करने वाले डॉक्टरी के पेशे की असली बीमारी क्या है और इसका इलाज इतना मुश्किल क्यों हो रहा है। ये सब कुछ हम चर्चा करेंगे खास कार्यक्रम देश देशांतर में, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। भारतीय चिकित्सा परिषद संशोधन बिल 2013 को स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में पेश किया। बिल के मुताबिक सरकार को एमसीआई को दिशा निर्देश देने की आजादी मिल जाएगी। इस विधेयक के पास होने के बाद सरकार को हक होगा कि वो एमसीआई के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य को हटा सके। 2010 में एमसीआई के अध्यक्ष का नाम रिश्वत लेने के मामले में आने के बाद केंद्र ने परिषद को भंग कर दिया था। इसके बाद पिछले 3 साल से सरकार अध्यादेश लाकर परिषद का काम संभाल रही थी। सरकार का मानना है कि प्रस्तावित बिल के कानून बन जाने से एमसीआई के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। हालांकि विपक्ष की मांग है कि एक मजबूत कानून बनाया जाए, लेकिन जानकारों का कहना है कि इससे एमसीआई के कामकाज में सरकारी दखल बढ़ जाएगा और इसका सीधा असर एमसीआई की स्वायत्तता पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो देश देशांतर में अगले 30 मिनट इस खास मुद्दे पर आप चर्चा देखेंगे, जिसमें मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर पी लाल, जो कि मेंबर हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के और साथ ही चेयरमैन डायरेक्टर हैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। साथ ही राजीव दास गुप्ता हैं, एसोसिएट प्रोफेसर जेएनयू के सेंटर ऑफ सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ। और डॉक्टर एम वली भी हैं, सीनियर फिजिशियन, जाने माने वरिष्ठ डॉक्टर हैं। और इसके अलावा मेरे साथ स्टूडियो में हैं खास मेहमान प्रदीप सुरीन, जो कि दैनिक भास्कर के प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ डॉक्टर वली, आपको क्या लगता है कि वो बॉडी जिसको कि मेडिकल का एक तरह से देखा जाए पूरा प्रोफेशन का ही कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का काम दिया गया था, उसको उसकी जो एक तरह से देखा जाए बागडोर संभालने का काम दिया गया था, उसमें इतने झोल क्यों नजर आ रहे हैं? क्या ऐसा हो गया है? बीमारी है क्या एमसीआई की? देखिए, मुझे आप 3 पॉइंट कहने की इजाजत दीजिएगा। पहला पॉइंट है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इज ए बॉडी जो देखती है मेडिकल एजुकेशन और डिसिप्लिन। ये इसके दो पहलू हैं एक सिक्के के। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आज और ये रेलेवेंट भी हो गया है, क्योंकि अभी हमारी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री ने अनाउंस कर दिया है कि इलेक्शन होना चाहिए और अब इलेक्शन होगा और वो स्वायत्तता जो जिसकी आपने अभी बात की थी, वो स्वायत्तता वापस आएगी। और हमारे देश की जो मेडिकल काउंसिल है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड बॉडी है, अच्छा काम किया है। हमारे यहाँ आज भी मेडिकल एजुकेशन सबसे अच्छी है दुनिया में। हमारे डॉक्टर दे आर सेकेंड टू नन। आपके साथ जो डॉक्टर्स बैठे हैं, दे आर ऑल्सो बेस्ट इन देयर फील्ड्स। ये एक टेक ओवर हो गया था जिसकी वजह से ये भंग कर दी गई थी, जो आपने शब्द यूज किया। अब उसको हमको वापस लाना है। तो कोई चीज़ जब अपने रास्ते से भटक जाती है, 2010 की जो आपने बात की, और अगर एक किसी से गलती हुई है उसको सजा कानून के दायरे में मिलेगी। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, बट टाइम इज रनिंग, वी कैन नॉट वेट। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस वक्त तक लॉ अपना कोर्स ले रहा है हम वेट नहीं कर सकते। और गुलाम नबी जी ने शायद डिसीजन सही लिया है। एक हमको ऑनेस्ट बॉडी की ज़रूरत है जो ल्योर ना हो और जो ऐसा काम ना करे जैसे कि 80% मेडिकल एजुकेशन जो है वो 4 स्टेट्स में, ऐसा ना हो आगे चल के। और प्राइवेटाइजेशन पे भी हमारा जोर ना हो, ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट काम हो जी। और हमारे डॉक्टर्स आज फिर दुनिया में वो इज्जत पा सकें जो पहले पाते थे। डॉक्टर वली जी डॉक्टर वली, ये आदर्श बातें तो अपनी जगह हैं। आपने ये भी कहा कि काफी प्रतिष्ठा है इस संस्थान की, लेकिन ऐसी कैसी प्रतिष्ठा जिसमें इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगे? जिसे आपने कहा कि डॉक्टरी का पेशा जिसमें ट्रस्ट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन आपने दूसरा जिक्र इस बात का भी किया कि स्वायत्तता वापस आएगी। यहाँ तो आसार इस तरह के नजर आ रहे हैं कि सरकार कमोबेश अपना कब्जा कर लेना चाहती है। नहीं, इलेक्शन होंगे। इट इज एन इलेक्टेड बॉडी। और देखिए, सरकार तो सरकारी होती है, लेकिन सरकार को जो राय देने वाले हैं वो अगर ईमानदार हैं
तो आप जिस पहलू पे जोर डाल रही हैं वो नहीं होगा। अगर मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं और अपनी बात रख रहा हूं सही, तो वही चीज सरकार फाइल पर अप्रूव करती है, कहीं उसमें झोल नहीं आएगा। और ये हमें एप्रीहेंशन नहीं होना चाहिए। अगर हम आज फिर एप्रीहेंशन की बात करेंगे तो शायद फिर ये और ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा और ये शायद इलेक्शन अच्छी तरह से नहीं हो पाएंगे। तो मैं बिल्कुल ज़्यादा इसके फेवर में हूँ कि सिंस इलेक्शंस हैव बीन अनाउंस्ड, वन शुड कम फॉरवर्ड, लुक एट इट, इलेक्शन होने दिए जाए और फिर ये बॉडी अपने फिर से शक्ल में आए और इसके पास पूरा स्टाफ है और पूरे नॉर्म्स हैं। हम लोग सब जब भी जो भी इलेक्टेड होते हैं मेंबर्स, वो उसके नॉर्म्स के हिसाब से काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। बिल्कुल, आई वुड अगेन रिट्रिएट, एवरीथिंग विल बी ट्रांसपेरेंट। जी हाँ, आप उम्मीद जरूर बंधा रहे हैं कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ पारदर्शी है। डॉक्टर लाल, आपका क्या ओपिनियन है, आपकी राय क्या है? आपको लगता है, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आखिर एमसीआई की बीमारी क्या है और जिस दिशा में ये इलाज करने की कोशिश हो रही है, क्या सही प्रिस्क्रिप्शन है? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर वाली जी ने जो बोला है उनके साथ फुली सहमत हूँ कि इलेक्टेड बॉडी आएगी और उसमें जो भी सरकार के साथ तालमेल होगा उसमें मुझे लगता नहीं कि किसी तरह की प्रॉब्लम आएगी। और जो भी कदम उठाए गए हैं वो एक इलेक्टेड बॉडी और नॉन इलेक्टेड बॉडी को देखते हुए कि किस तरह हमारे देश की जो मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी को हम मेंटेन कर पाए। जो हमारी प्रॉब्लम है वो है क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन। नो डाउट अभी भी क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन अच्छी है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ कमियां हैं और उन कमियों को दूर करने के लिए अभी भी हमें काफ़ी कदम उठाने हैं। और डॉक्टर लाल जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपकी बातें अपनी जगह सही हैं डॉक्टर लाल, लेकिन ये मैं पूछना चाहती हूँ, जो हम सरकारी दखल की बात करते हैं तो सिर्फ हम एक संवैधानिक संस्था सरकार की ही बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम राजनीतिक दलों की भी बात कर रहे हैं। जाहिर है उन्हीं पॉलिटिशियंस, उन्हीं राजनीतिक लोगों से जो है वो सरकार बनती है। आपको नहीं लगता कि एमसीआई के अंदर कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट राजनीतिक दखल बढ़ जाएगा, अगर सरकार हम ना भी कहें तो? देखो, मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग लगता नहीं है कि इसमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि देयर आर सेट रूल्स और जो भी रूल जो चेंज करना होगा उसमें अभी भी सरकार आती है और उसके बाद भी आएगी। अब उन्होंने बोला है कि अगर देयर विल बी सम करप्ट एलिमेंट्स, उनके लिए काउंटेबिलिटी होगी। तो मेरे ख्याल में जो दो पहलू होते हैं, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, और अकाउंटेबिलिटी सरकार के आने से अकाउंटेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ेगी और उसमें कोई दखल अंदाजी इतनी होनी नहीं चाहिए। पॉसिबिलिटी मे बी देयर, लेकिन टाइम विल टेल, बिकॉज ये पहली बार ही ऐसा होगा और हर चीज़ के लिए एक ट्राई देना कि उससे कुछ इम्प्रूवमेंट हो पाए, क्योंकि हमारे जो देश को मेडिकल कॉलेजों की बहुत ज्यादा जरूरत है, डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस मुद्दे को भी मैं उठाऊंगी कि आखिर जो मेडिकल का प्रोफेशन है, डॉक्टर लाल, मैं इस मुद्दे को उठाऊंगी कि जो मेडिकल का प्रोफेशन है उसमें किस तरह की तब्दीलियां आई हैं और किस तरह से हमें, क्या वाकई इन रूल्स रेगुलेशंस के अलावा जरूरत है कि हम मेडिकल कॉलेजेस की तादाद बढ़ाएं, हम डॉक्टरों की तादाद बढ़ाएं, हम उन डॉक्टरों की तादाद बढ़ाएं खासकर जिनको गाँव में भेजा जा सके, उन गाँव में जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी आजाद भारत के इतने दिनों बाद भी, इतने दशकों बाद भी ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाई है। राजीव दास गुप्ता, इससे पहले कि मैं दूसरे मुद्दों पर आऊं, मैं आपसे इस पर राय जानना चाहती हूं कि आप मानते हैं, जिस तरह से मेरे साथ दोनों वरिष्ठ पैनलिस्ट ये कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी यानी कि जो जवाबदेही है और पारदर्शिता है वो बढ़ेगी इस अमेंडमेंट से, बदलाव से, या फिर आप ये मानते हैं कि जो सरकारी दखल है वो इसको और ज्यादा भ्रष्ट बना सकता है? ये सर्टनली एक वेलकम डिसीजन है कि इलेक्शंस होंगे और हम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करते हैं, पर स्टेट मेडिकल काउंसिल्स भी हैं और कई स्टेट में इलेक्शंस हो रहा है। जाहिर है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो सकता है, लेकिन जिस तरह से ये समझा जा रहा है कि इलेक्टेड मेंबर से सब कुछ हल हो जाएगा, अगर यही होता तो फिर कोई भी इलेक्टेड लेवल हम लें, चाहे पंचायत हो या पार्लियामेंट हो, फिर सिर्फ इलेक्शन होने से करप्शन ख़त्म नहीं होता है। तो ये एक इलेक्शन नेसेसरी है पर शायद सफिशिएंट नहीं है।
सफिशिएंट ये है कि हम मेडिकल काउंसिल्स के कामकाज में क्वालिटी लाएं, और ये क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन की भी बात है, रेगुलेटिंग मेडिकल एजुकेशन की बात है, और मेडिकल नेग्लिजेंस के जो मुद्दे हैं वहाँ भी मेडिकल काउंसिल्स का एक बहुत अहम भूमिका है। तो इन ऑल दीज रिस्पेक्ट्स मेडिकल काउंसिल विल हैव टू रिस्पॉन्ड। जी हाँ, प्रदीप सुरीन बहुत अच्छी बात कही राजीव दास गुप्ता ने कि अगर सिर्फ चुनाव ही हर बीमारी का हल होता तो शायद भारत की बहुत सारी समस्याओं का हल हो गया होता। जी देखिए, जैसे पुरुषोत्तम लाल जी बोल रहे थे, डॉक्टर वली हैं, काफ़ी सीनियर डॉक्टर हैं। आप जिस मामले पे सवाल उठा रही है वो कह रही हैं कि क्या राजनीतिक दखल अंदाजी ज़्यादा हो गई या नहीं। मैं आपको लेके चलूँगा 2010 में, जब एमसीआई के जो चेयरमैन थे उनको रंगे हाथ पकड़ा गया था कुछ सीबीआई से रिश्वत के मामले में। आप वहाँ से देखिए कि जब ये मामला आया उसके बाद वो पकड़े गए और उसके बाद वो जेल भी चले गए, लेकिन सरकार के पास ऐसा कोई भी तंत्र नहीं था कि वो किसी तरह से एमसीआई को बदल के या उनकी जगह पे किसी को रख पाते। जो करप्शन का मामला आ रहा है, भ्रष्टाचार का है, ये लगभग सारे के सारे डॉक्टर इस बात को जानते हैं मेडिकल प्रोफेशन से कि किस तरह से मेडिकल की सीटें बिक्री होती हैं, किस तरह से उसमें वेटिंग लिस्ट है और किस तरह से बाकी सारे काम हो रहे हैं। असल में एक सरकार की कहीं ना कहीं तो जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि एक स्वतंत्र बॉडी है, सरकार उसे पैसा देती है और जबकि वहाँ के सचिव भी खुद ही बनाते हैं ये। लेकिन अगर इस तरह की कभी स्थिति आ जाए कि कोई करप्शन में पकड़ा जाए या किसी तरह की कोई अनियमितताएं हो रही हैं, तो वैसे में क्या किया जाए? तो शायद एक तरह का एक सही कदम था जो 30A के तहत इन लोगों ने बदला है, और उसके बाद फिर इन्होंने कहा है कि अगर इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं हुई या किसी तरह का उनके ऊपर एलिगेशंस आता है तो उन्हें हटाया जा सकता है पद से। तो ये एक सही चीज़ है। दूसरा, दास गुप्ता जी जैसे आप बता रहे थे, एक बहुत अच्छी चीज़ की मेडिकल नेग्लिजेंस जैसी चीज़ें पिछले 5-10 साल में आप शायद ही देखेंगे कि मेडिकल नेग्लिजेंस के मामलों में डॉक्टरों को किसी तरह की कोई उनके लाइसेंस सज़ा हो रही है, उनके लाइसेंस बंद के रद्द कर दिए जा रहे हैं। या एक और बड़ा मामला है कि क्लिनिकल ट्रायल जैसे मामलों में जो जिम्मेदार डॉक्टर हैं उनपे कितनी सज़ा हुई। तो ये सब चीज़ें हैं जिन पे अभी एमसीआई को बहुत काम करना है। बिल्कुल जी हाँ, कई मुद्दे आपने उठाए हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर वली, मैं एक बार फिर आपकी तरफ आना चाहती हूँ और आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर हम यूके के नेशनल हेल्थ सिस्टम की बात करें, जिसको एनएचएस वहां पर कहा जाता है, उसमें हम जानते हैं कि साउथ एशियन डॉक्टर्स और खासकर भारतीय डॉक्टर्स का कितना बड़ा हाथ है, और पूरी तरीके से जो यूके के लोग हैं उनके लिए लाइफ लाइन बने हुए हैं भारत के डॉक्टर्स। लेकिन यही डॉक्टर्स जब भारत में काम करते हैं तो किस तरह से उनके रवैये में फर्क आता है। इंग्लैंड का ही एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ आपको, जहां पर जो रेगुलेटर्स हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए मेरिट के आधार पर तय होते हैं। उसमें सिविल सोसाइटी के लोग भी शामिल होते हैं और एक्टिविस्ट भी शामिल होते हैं, यानी कि साफ तौर पर एक अंदर और बाहर दोनों के लोगों का एक अच्छा, एक गुड मिक्स जिसे कहा जाए वो होता है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से जो मेडिकल सुविधाएं हैं वहां वो बेहतर हैं और आम आदमी जो है वो खुश है। ऐसा भारत में क्यों नहीं हो सकता? मेडिकल सुविधाएं अमेरिका में मैंने देखी। एक दवाई का रिफिल एक बहुत इंपॉर्टेंट वीआईपी के लिए मैं रात को लेने गया, 2 बजे से 4:30 बजे तक बैठा रहा, तब मुझे ये पता लगा कि मैं हॉस्पिटल में आया हूँ और उसके 2 घंटे बाद रिफिल मिला। ऐसा कुछ नहीं है, हम बहुत फास्ट रिस्पॉन्ड करते हैं। और हमारे यहाँ जो डॉक्टर साहब आपके बैठे हैं ना, कार्डियोलॉजिस्ट पुरुषोत्तम लाल जी, वो 10 मिनट में आदमी की कोरोनरी एंजियोग्राफी करके स्टेंट लगा देते हैं। अमेरिका और यूरोप में ऐसा नहीं होता आज भी। ये कहना बिल्कुल गलत है कि हमारे यहाँ कोई चीज़ अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ सब चीज़ वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अच्छी है, हम उसकी मार्केटिंग नहीं कर पा रहे। ये है पॉइंट। लेकिन रेगुलेटर्स की बात करें, अगर रेगुलेटर्स की बात करें हम, नहीं, बिल्कुल ये अच्छे डॉक्टर ही तो बन के गए जो एनएचएस चला रहे हैं, उसी एमसीआई के जिसको भंग किया है गवर्नमेंट ने। प्लीज लेट मी से समथिंग नाउ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जो बात कहने जा रहा हूं, अब मेन मुद्दा आपके प्रोग्राम में जो मैसेज जाना चाहिए वो ये जाना चाहिए कि जो भी इलेक्टेड बॉडी आए वो ऑनेस्ट हो, लालच की वजह से कोई ना आए एमसीआई में, तब हमारा देश एमसीआई को ठीक रिसीव करेगा और वो ठीक चलेगी। नंबर 1 पॉइंट ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी में पहले आप आ क्यों रहे हैं एमसीआई में, ये क्यों आ पा रहे हैं, इसका जो मुद्दा है, मोटिव है, वो बिल्कुल ऑनेस्ट होना चाहिए कि आप टेकिंग के लिए नहीं आ रहे, गिविंग के लिए आ रहे हैं कि मैं अपने देश की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कुछ बलिदान दूंगा, कुछ अपना खून सुखाऊंगा, कुछ लोगों को एजुकेट करूंगा, अच्छी पॉलिसीज बनाऊंगा। अगर ऐसा शख्स है उसको इलेक्शन लड़ना चाहिए। अगर पैसा कमाना मोटिव है तो बिल्कुल नहीं। दूसरी बात जो अभी प्रदीप सुरीन साहब ने कही, और वो कही सीटें बिकती हैं, तो सीटें क्यों खरीदते हैं? मैं जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ा हूँ, मेरिट से पढ़ा हूँ, सिलेक्ट हुआ हूँ, 1 क्वार्टर की फीस 300 रुपये दे के पढ़ा हूँ,
आज लोग 3-3 करोड़ रुपए क्यों दे रहे हैं? मत दीजिए, बिल्कुल सीटें मत खरीदिए, तभी यानी- आपके देश में मेडिकल कि- काउंसिल भी अच्छा काम कर यानी कि सकेगी। जो डॉक्टर लोग वली- सीटें खरीद रहे हैं वो बड़े गुनाहगार हैं। उन लोगों से जो सीटें बेच रहे हैं, जी हाँ, मेरा ये मैसेज प्लीज। काफी महत्वपूर्ण सही। बात आप कह रहे हैं। मैं चाहती हूँ राजीव दास गुप्ता इस पर रिएक्ट करें और प्रतिक्रिया दें। डॉक्टर वली ये कह रहे हैं, राजीव दास गुप्ता, कि जो लोग यानी जो पेड सीटें बांट रहे हैं, जो पैसा ले रहे हैं, उनसे ज्यादा बड़े दोषी वो लोग हैं जो पैसा दे रहे हैं। क्या आप ऐसा मानते हैं? वाकई ये जो मशरूमिंग है कॉलेजेस की, जो अप्रूवल में जिस तरह की एक फ्लेक्सिबिलिटी कहें या फिर एक धांधली हम इसे कहें, वो इसके पीछे जिम्मेदार है? जहाँ तक मशरूमिंग का सवाल है, वो मशरूमिंग कोई वैक्यूम में तो हुआ नहीं। मशरूमिंग के पीछे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, मशरूमिंग के पीछे माफियावाद भी कह सकते हैं। मशरूमिंग कोई वैक्यूम में नहीं हुआ है, इसके फोर्सेस जो हैं ये सबको मालूम है। वाई ओनली इन 4 स्टेट्स देर आर द मेजॉरिटी ऑफ दिस प्राइवेट कॉलेजेस। ये कोई नई बात नहीं है मशरूमिंग के पीछे क्या क्या कारण है। लेकिन अभी जो डॉक्टर वाली ने कहा कि बलिदान की ज़रूरत है जो मेडिकल काउंसिल में आना चाहते हैं इलेक्टेड होके, अब ईमानदारी को क्यों बलिदान के साथ इक्वेट कर रहे हैं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। All of us are supposed to work with dignity and honesty. Sir, you have to spend your energy. That is the meaning I try to convey with बलिदान। If I am doing an honest day's work, I am spending my energy. इसके लिए इसको बलिदान मत समझिए। It's duty, yes. Yeah, it's a duty. It's not a बलिदान। ठीक है राजीव I दास agree. गुप्ता, तो आप ये I मानते meant the हैं। same. लेकिन डॉक्टर वली ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही है कि जो लोग अपने बच्चों को करोड़ों रुपए देकर डॉक्टर बनाते हैं, जाहिर तौर पर वो शुरुआत में ही पेशे के कहीं ना कहीं एक बेईमानी जो है वो उसमें शामिल हो जाती है। वो ये कह रहे हैं कि ये बड़े दोषी हैं बजाय इसके कि उन लोगों के जो सीटें बेच रहे हैं। वो एक हिसाब से वो ठीक हैं, लेकिन ये मोटिव इसलिए है क्योंकि मार्केटाइजेशन हो चुका है मेडिकल सर्विसेज का। अब मार्केटाइजेशन हर एक चीज़ का कम ज़्यादा हुआ है, लेकिन मेडिकल सर्विसेज का ऐसा नेचर है कि उसके साथ पूरी तरह से मार्केट बिल्कुल पूरी तरह से मिक्स नहीं कर सकते। ये एक आर्गुमेंट हो सकता है। लेकिन जो टर्शियरी मेडिकल केयर जो है वो उसके जो एक्सपेंसेस हैं, उसकी जो टेक्नोलॉजी है, वो मार्केट के साथ मिलकर एक बहुत कह सकते हैं कि एक टॉक्सिक कॉकटेल है। तो वो एक लियोर है। फैक्ट ये है कि टर्शियरी मेडिकल केयर इज अ बिग लियोर फॉर द प्रोवाइडर्स। तो इस हद तक डॉक्टर वाली सही कह रहे हैं कि लोग भी पैसा खर्च करने के लिए देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इतने लोगों को रेगुलेट करने से आसान है कि जो सीमित जो मेडिकल कॉलेजेस हैं 300 समथिंग उसको रेगुलेट करना बजाय 3 लाख या 3 करोड़ देने वालों को रेगुलेट करना। जी ठीक है, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। ब्रेक के बाद 2 महत्वपूर्ण सवाल उठाएंगे। पहली बात तो ये कि मेडिकल कॉलेजेस की जो तादाद है वो बढ़ाना एक सोल्यूशन है भ्रष्टाचार घटाने का मेडिकल प्रोफेशन में, और साथ ही किस तरह से आम आदमी का जो यकीन है, जो ट्रस्ट है, जो विश्वास है, वो कैसे वापस आएगा। ब्रेक के बाद देश देशांतर में आज चर्चा हो रही है मेडिकल प्रोफेशन पर, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया पर, उसकी बीमारी क्या है और इलाज क्या है, और खासकर जो मेडिकल का पेशा है हिंदुस्तान में उसमें विश्वास जो आम आदमी का है वो कैसे वापस लाया जाएगा। प्रदीप सोरेन, ये बताइए कि जिस तरह से जो मेडिकल कॉलेजेस की तादाद है, कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है कि उसको बढ़ा लेना भी भ्रष्टाचार की जो वजह हैं उनको कम करेगा। क्या आप ऐसा मानते हैं? मैं पूरी तरह से नहीं मानता इस बात को। देखिए, हमारे पास जितने अभी कॉलेज हैं मेरे ख्याल से वो भी सीमित ही हों भले, लेकिन एक ठीक ठाक क्वालिटी के उनसे डॉक्टर निकल सकते हैं। परेशानी ये है कि जब आप ज़्यादा मेडिकल कॉलेज बढ़ाने की बात करते हैं तो फिर वही भ्रष्टाचार शुरू होता है। जो फीस लेने और देने की और जो पैसा देने की बात होती है उसमें सबसे बड़ी बात यही होती है कि मेडिकल कॉलेज को जब इस्टेब्लिश किया जाता है और उसके लिए जितने भी मापदंड तय किए जाते हैं वो MCI तय करता है। वहीं से शुरू होती है यहाँ के भ्रष्टाचार की कहानी। जितने लोग आते हैं मेडिकल काउंसिल में मेंबर बन के, उनमें सबसे ज़्यादा परेशानी यही होती है कि उन्होंने नियम इस तरह के कड़े कर रखे, कई बार बेमाने से होते हैं कि आपके पास इतना बड़ा ऑडिटोरियम होना चाहिए, इतने सीट होने चाहिए, AC होना चाहिए। ये बेतुकी सी चीज़ें हैं जिनका कई बार आपको ज़रूरत भी नहीं होता है। लैब की ज़रूरत होती है तो लैब, बेसिक लैब की जगह पे आप वो छोटी छोटी चीज़ों को कमियाँ निकाल के आप मेडिकल कॉलेज बंद करना शुरू करते हैं या उनको लाइसेंस देना बंद करते हैं। इस वजह से क्या होता है कि वहाँ से रिश्वत शुरू होती है और जहाँ से फिर धीरे धीरे जब मेडिकल कॉलेज ज़्यादा पैसा देना शुरू करते हैं तो फिर वो उस
पैसे को स्टूडेंट से पैसा फीस लेके या फिर मैनेजमेंट कोटे की जो सीट्स होती हैं वो बेचने के बाद फिर उससे पैसे की भरपाई करते हैं। तो यहीं से शुरू होता है। मेडिकल कॉलेज बढ़ाना हमारी एक जरूरत तो है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरत है कि हमारे मेडिकल कॉलेज से ज्यादा मेडिकल सीटें बढ़े। सीटें बढ़नी चाहिए जी। और मुझे नहीं लगता लेकिन है कि उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस हिसाब का चाहिए जी, लेकिन उसमें अभी रिसेंटली जैसे पुरुषोत्तम लाल जी अभी पुराने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर भी रहे हैं और वो ज्यादा बेहतर जानते हैं इन सब चीजों को कि जब आप सीटें और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात करते हैं तो शायद वो फिर भी आसान है, लेकिन परेशानी ये है कि क्या उस पर सभी के सब मानेंगे और क्या सभी की सहमति बनती है। अगर ये सब बन जाए और थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी अगर मेडिकल कॉलेजेस को मिल जाए सीटें बढ़ाने की, तो मुझे लगता है कि फिर ना पैसे के लेन देन की बात होगी और ना किसी तरह के करप्शन से। लेकिन क्या ये इस बात का इलाज हो सकता है डॉक्टर लाल? क्या जिस तरह से जो बहुत ही खराब पेशेंट और डॉक्टर रेशियो है हिंदुस्तान में, आपको क्या लगता है ये भी एक बड़ी वजह है जिस तरह का कमर्शियलाइजेशन हमने देखा है और जिसकी तरफ प्रदीप इशारा कर रहे हैं कि कॉलेजेस की जगह अगर सीटें बढ़ाई जाएं, क्या ये इसका इलाज है? देखो, एक चीज तो वेरी क्लियर कि हमें ज़्यादा डॉक्टरों की ज़रूरत है, भले ही वो ज़्यादा सीटें बढ़ाकर या मेडिकल कॉलेज को बढ़ाकर करना है। लेकिन मैं प्रदीप जी से एक बात पर जरूर एग्री करता हूँ कि हमारे जो मेडिकल काउंसिल के रूल्स हैं उनको बहुत डीपली देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने वहाँ 2 साल काम किया है और हम भी सोच रहे थे कि मेडिकल कॉलेज को हम खोलेंगे, लेकिन वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखकर मैंने वो आइडिया ऑलमोस्ट ड्रॉप कर दिया, क्योंकि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस आर सो टफ। हमने बड़ी कोशिश की है, जैसे कि इन्होंने बोला है कि लाइब्रेरी चाहिए, ये उनको काफ़ी हमने कम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रॉब्लम्स है काफ़ी हैं, पर्टिकुलरली द रिलेशनशिप ऑफ द स्टेट एंड द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। आप एक मेडिकल नेग्लिजेंस का केस ले लो, उसमें प्रॉब्लम मेडिकल काउंसिल स्टेट को रेफर करती है, वो उसको रेफर करती है। कैपिटेशन, जो मेजर प्रॉब्लम हम आज बात कर रहे हैं जो आया है, दैट इज द कैपिटेशन। व्हाई डोंट वी लीगलाइज द कैपिटेशन, जब फीस को बढ़ाया जाए, क्योंकि इसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की भी मजबूरी है कि वो एक कॉलेज को कैसे चलाएं। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस शुड बी वेरी फ्लेक्सिबल, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में अगर इस डायरेक्शन में काम किया जाए कि जो रूल्स हैं उनको एक यूजर फ्रेंडली बनाया जाए और क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन वो भी इम्प्रूव की जाए, और उसके साथ साथ जो हमारी मेजर प्रॉब्लम है दैट इज द रूरल हेल्थ केयर, कि कैसे हम जो मेडिकल कॉलेज की एडमिशन्स में रूरल लोगों के लिए कोटा क्यों नहीं रखते, या फिर हम कोई ऐसे कोर्सेज नहीं शुरू करते जैसे कि एमडी जो हैं फैमिली मेडिसिन की, जिसको बहुत अट्रैक्टिव बनाए। तो मेडिकल काउंसिल में बहुत काम करने वाला है, हमने 2 साल बड़ी मेहनत की, लेकिन उसका रिजल्ट जो है उसको सिरे लगाना वो बहुत ही एक मुश्किल काम है। मुश्किल काम जरूर है, इसीलिए हमने यहाँ पे सवाल भी उठाया था कि आखिर इलाज क्या होना चाहिए। डॉक्टर वली, आखिरी सवाल आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आप काफी आशावान हैं और काफी हद तक जो भारतीय डॉक्टर्स हैं उन पर आपका विश्वास है, आपने अपने तमाम जवाब में यही बात कही, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एमसीआई जिसके लिए आप कह रहे हैं कि उसमें काफी अच्छे लोग हैं और पारदर्शिता बेहतर होगी, लेकिन जिस तरह का मेडिकल नेग्लिजेंस पिछले दिनों में देखा गया, घोर मेडिकल नेग्लिजेंस जिसे कहेंगे, उसके बावजूद भी एमसीआई ने एक्ट नहीं किया, लोगों का जो विश्वास है काफी हद तक कम हुआ है एमसीआई के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर, कैसे वापस लाया जाए? 3 लाइन में जवाब दीजिए। जवाब यही है, ईमानदारी से काम करेंगे, पारदर्शिता से काम करेंगे, और मेडिकल कॉलेज का जो हम बात कर रहे हैं उसमें बजाय नए खोलने के हम एग्जिस्टिंग सीट्स बढ़ा सकते हैं, स्टाफ बढ़ा सकते हैं, रिटायरमेंट एज बढ़ा सकते हैं। ये मैं एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट मैसेज भी दे रहा हूँ आपकी चैनल की तरफ से, अपने सब कुलीग्स की तरफ से, कि रिटायरमेंट एज फॉर टीचिंग स्टाफ जो हम जैसे डेजिग्नेटेड हैं बढ़ानी चाहिए, 65 साल कम से कम होनी चाहिए। बिकॉज जो आज मेरा तजर्बा है, मैं 10 सेकंड में डायग्नोस करता हूँ और 30 सेकंड में मैं अपना माइंड बना के विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, और जो कि कॉम्प्लीमेंट्री मैं मानता हूँ, जो कॉस्टली, प्रॉपर वर्ड मैंने यूज गलत किया, विदाउट कॉस्टली इन्वेस्टिगेशन में क्लिनिकली जो बात लाल साहब कह रहे हैं, एक गांव में बैठे हुए डॉक्टर्स के लिए ट्रीट कर सकता हूँ, वो माइंड सेटअप बने। और ये जो हमारे एमसीआई के रूल्स हैं ज्यादातर ब्रिटिश पीरियड के हैं,
इसका हमें पुनरावलोकन करना पड़ेगा। हिंदुस्तानी जरूरत और सेटअप के हिसाब से बिल्कुल ठीक बात है। जो रूल हैं वो बहुत पुराने हैं, जैसे हमारी आईपीसी में कुछ चीजें बहुत पुरानी है, हमने मॉडिफाई की है, जरूरत पड़ी है। इसी तरह से एमसीआई के रूल को रिविजिट करना पड़ेगा। डॉक्टर वली, समय समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। काफी महत्वपूर्ण बातें आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन का अनाउंसमेंट तो हो गया है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इस सब के बाद जो पारदर्शिता है, जो जिम्मेदारी की बात है, जो अकाउंटेबिलिटी है, वो वापस आ पाएगी या नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और आप आशावान है, कह रहे हैं आएगी जरूर। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।